नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिस पर इंसान हजारों सालों से सोचता आया है। यह लेक्चर किसी धर्म को अटैक करने के लिए नहीं है, ना ही किसी भगवान को गलत या सही साबित करने के लिए। यह लेक्चर बस एक सिंपल सवाल पूछता है, आखिर इंसान गॉड या गॉड्स में बिलीव क्यों करता है? और इस सवाल का जवाब हम मंदिर, मस्जिद, चर्च या किताबों में नहीं, बल्कि ह्यूमन ब्रेन, साइकोलॉजी और एवोल्यूशन व न्यूरोसाइंस में ढूंढेंगे। यह लेक्चर बेस्ड है एक किताब वाई वी बिलीव इन गॉड्स, जिसे लिखा है जे एंडरसन थॉमसन और रिचर्ड डॉकिंस ने। अब आप एक सिंपल सिचुएशन इमेजिन करो। रात का टाइम है, रूम में लाइट बंद है, चारों तरफ शांति है। अचानक दरवाज़ा हिलता है या कोई आवाज़ आती है। उस एग्जैक्ट मोमेंट पर तुम्हारा हार्ट फास्ट बीट करने लगता है। तुम्हारा दिमाग तुरंत क्यों सोचता है कि कोई है, जबकि लॉजिकली तुम जानते हो कि हवा से भी दरवाज़ा हिल सकता है। फिर भी पहला थॉट डर का ही क्यों आता है? यहीं से हमें ह्यूमन ब्रेन की रियल स्टोरी समझनी शुरू करनी है। ह्यूमन ब्रेन सिर्फ सोचने के लिए नहीं बना। ह्यूमन ब्रेन बना है सरवाइव करने के लिए। आज से हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, हर छोटी आवाज़ लाइफ और डेथ का डिफरेंस हो सकती थी। अगर बुशेस में आवाज़ आई और इंसान ने सोचा कुछ नहीं है, और वहाँ टाइगर निकला, तो कहानी वहीं ख़त्म। लेकिन अगर इंसान ने बिना टाइगर के भी मान लिया कि कोई डेंजर हो सकता है और अलर्ट हो गया, तो बच गया। इसका मतलब क्या हुआ? ह्यूमन ब्रेन ने यह सीख लिया कि डाउट में भी डेंजर मान लेना सेफर है। यहीं से दिमाग में एक हैबिट बनी। हर इवेंट के पीछे किसी एजेंट, किसी पावर, किसी न किसी ने किया वाली फीलिंग। हवा चली, किसी ने किया। पेड़ गिरा, किसी ताकत ने किया। बिजली गिरी, ऊपर कोई है। ये स्टूपिडिटी नहीं थी, ये एवोल्यूशनरी सर्वाइवल ट्रिक थी। अब थोड़ा चाइल्डहुड की तरफ चलते हैं। एक बच्चा अंधेरे रूम में अकेला होता है। वो सोचता है, कोई है क्या? वो टॉयज से बात करता है, वो दीवारों में फेसेस देखता है, वो इमेजिन करता है कि उसे कोई देख रहा है। ये मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, ये ह्यूमन ब्रेन का नेचुरल स्टेज है। बच्चे का ब्रेन लॉजिक से नहीं, सिक्योरिटी और कंफर्ट से चलता है। और यहीं से गॉड का आइडिया एक प्रोटेक्टर, एक लिसनर, एक गार्जियन बनकर दिमाग में बैठ जाता है। अब एक और अनकंफर्टेबल ट्रुथ, एनिमल को नहीं पता कि वो मरेगा। डॉग को नहीं पता कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा, लेकिन इंसान जानता है। और यही नॉलेज सबसे बड़ा डर है। जब इंसान सोचता है एक दिन मैं नहीं रहूँगा, तो माइंड पैनिक करता है, और पैनिक के टाइम ब्रेन कंफर्ट ढूंढता है। यही से कंसेप्ट आते हैं आफ्टर लाइफ, सोल, रीबर्थ, हेवन और गॉड। गॉड यहाँ जज नहीं होता, गॉड यहाँ कंफर्ट होता है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन ध्यान से समझो। यह लेक्चर ये नहीं कह रहा कि गॉड फेक है। यह लेक्चर यह कह रहा है कि गॉड का आइडिया ह्यूमन ब्रेन की इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड से पैदा हुआ है। फियर से, अनसर्टेनिटी से, डेथ एंजाइटी से और कंट्रोल की चाह से। और आगे बढ़ने से पहले एक तुमसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर तुम्हें ऐसे डीप और समझने वाले ऑडियो लेक्चर पसंद आते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो चिल होकर सोचते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम डिबेट नहीं करते, हम समझने की कोशिश करते हैं। अब ज़रा एक कॉमन सी बात से शुरू करते हैं। कभी ऐसा हुआ है आप किसी दोस्त को याद कर रहे हों और उसी टाइम उसका कॉल आ जाए, या किसी प्रॉब्लम में फंसे हों, किसी गॉड को याद किया हो और थोड़ी देर बाद सिचुएशन थोड़ा बेहतर लगने लगे? अक्सर लोग कहते हैं, देखा, ये साइन था, ऊपर से मैसेज आया, भगवान ने सुन ली। अब सवाल ये नहीं है कि ये सच है या झूठ, सवाल ये है हमारा ब्रेन इसे साइन क्यों मान लेता है। ह्यूमन ब्रेन की एक बहुत पावरफुल हैबिट होती है पैटर्न ढूंढना। ब्रेन को रैंडमनेस पसंद नहीं, ब्रेन क्योस में अनकंफर्टेबल हो जाता है। अगर लाइफ में 100 इवेंट्स हो रहे हैं और 99 अनरिलेटेड हैं, लेकिन एक इवेंट इमोशनली हिट कर गया, तो ब्रेन उसी एक को पकड़ लेता है। एग्जाम्पल से समझो, मान लो पूरे दिन में 10,000 थॉट्स आते हैं, उनमें से
9900 इररेलेवेंट होते हैं, लेकिन एक थॉट ऐसा होता है जो बाद में किसी इवेंट से मैच कर जाता है। ब्रेन क्या करता है, बाकी 9999 को इग्नोर कर और उस एक को बोलता है, देखा कुछ तो है। यही है पैटर्न रिकॉग्निशन या पैटर्न ढूंढना। अब एवोल्यूशन का एंगल समझो। अगर एंशिएंट ह्यूमन ने हर आवाज़ को रैंडम मान लिया होता तो वो सर्वाइव नहीं करता। इसलिए ब्रेन ने ये रूल बनाया, बेटर टू एज्यूम मीनिंग देन एज्यूम नथिंग, यानी मीनिंग मान लेना सेफर है। यही रीज़न है कि क्लाउड्स में हमें फेसेस दिखाई देते हैं, वुड्स में शेप दिखती है, स्टार्स में स्टोरी दिखती है और लाइफ के इवेंट्स में हिडन मैसेजेस दिखते हैं। अब बात करते हैं कोइंसिडेंस की। कोइंसिडेंस क्या होता है? कोइंसिडेंस होता है दो अनरिलेटेड चीज़ों का इमोशनली मीनिंगफुल लगना, लेकिन ब्रेन इसे ऐसे नहीं देखता। ब्रेन कहता है, इतना एग्जैक्ट कैसे हो सकता है, ये चांस नहीं हो सकता, इसके पीछे कोई रीज़न होगा। और वहीं से गॉड, डेस्टिनी, फेट जैसे आइडिया एंटर करते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कन्फर्मेशन बायस। सिंपल वर्ड में हम वही चीज़ नोटिस करते हैं जो हम ऑलरेडी बिलीव करना चाहते हैं। अगर आप गॉड में बिलीव करते हो तो गुड इवेंट ब्लेसिंग लगेंगी, बैड इवेंट टेस्ट लगेगा और कोइंसिडेंस साइन लगेंगी। लेकिन अगर आप बिलीव नहीं करते तो गुड इवेंट एफर्ट लगेंगे, बैड इवेंट चांस लगेंगी, कोइंसिडेंस कोइंसिडेंस लगेगा। सेम रियलिटी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। रियलिटी चेंज नहीं होती, नैरेटिव चेंज होता है। अब एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, जब कोई प्रेयर वर्क करती है तो लोग बताते हैं गॉड ने मेरी सुन ली, लेकिन जब प्रेयर फेल होती है तो लोग कहते हैं गॉड हैड अदर प्लान्स। मतलब हर सिचुएशन में बिलीफ सेफ। ब्रेन बिलीफ को बचाने के लिए लॉजिक एडजस्ट कर लेता है। ये चीटिंग नहीं है, ये ब्रेन का डिफेंस मैकेनिज्म है। अब ज़रा इमोशनल साइड देखें। जब इंसान हेल्पलेस होता है, हॉस्पिटल में, एक्सीडेंट के बाद या किसी लॉस के टाइम, उस मोमेंट पर लॉजिक वीक होता है और इमोशन स्ट्रॉन्ग। और इमोशन के स्ट्रॉन्ग होते ही ब्रेन मीनिंग क्रिएट करता है। इसलिए फेथ अक्सर पेन के टाइम स्ट्रॉन्ग होता है। गॉड आइडिया पेन के अगेंस्ट एक मेंटल शील्ड बन जाता है। अब एक क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। यह लेक्चर ये नहीं कह रहा कि सब कोइंसिडेंस है। यह लेक्चर ये कह रहा है कि ह्यूमन ब्रेन कोइंसिडेंस को टॉलरेट नहीं कर पाता। इसलिए ब्रेन कोइंसिडेंस को स्टोरी बना देता है, और जब स्टोरी बन जाती है तो गॉड नेचुरली फिट हो जाता है। अब तक हमने समझा कि ह्यूमन ब्रेन पैटर्न्स ढूंढता है, कोइंसिडेंस को स्टोरी बना देता है। अब अगला सवाल, ब्रेन सिर्फ पैटर्न ही नहीं, एजेंट भी क्यों ढूंढता है? यानी हर घटना के पीछे कोई है, ये फीलिंग क्यों आती है? इमेजिन करो, आप अकेले चल रहे हो, पीछे से अचानक पत्तों की आवाज़ आती है। ब्रेन के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन हवा होगी, दूसरा ऑप्शन कोई है। अब लॉजिकली हवा ज़्यादा कॉमन एक्सप्लेनेशन है, लेकिन ब्रेन इंस्टिंक्टिवली ऑप्शन 2 चूज़ करेगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई है और आपने इग्नोर कर दिया तो रिस्क ज़्यादा है, लेकिन अगर कोई नहीं है और आपने फिर भी कॉशियस रह लिया तो लॉस नहीं होगा। इस हैबिट को साइंस में कहते हैं एजेंसी डिटेक्शन। एजेंसी डिटेक्शन का मतलब है ब्रेन ऑटोमेटिकली मान लेता है कि हर एक्शन के पीछे कोई इंटेंशनल बीइंग है। इंटेंशनल का मतलब जिसकी इंटेंशन हो, जो सोचता हो, जो डिसाइड करता हो। एंशिएंट टाइम्स में ये हैबिट लाइफ सेविंग थी, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में यही हैबिट गॉड बिलीफ की रूट बन जाती है। अब थोड़ा सिंपल एग्जांपल देखते हैं। अगर कोई पत्थर हिल से लुढ़क कर गिर जाए तो ब्रेन कहता है ग्रेविटी, लेकिन अगर वही पत्थर आपके पैर के पास आकर रुक जाए तो ब्रेन कहेगा ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अब स्टोन के पास इंटेंशन नहीं है, लेकिन ब्रेन इंटेंशन ऐड कर देता है। वाई? क्योंकि इमोशन इन्वॉल्व हो गया। अब ज़रा सोचो, बचपन में आपने कभी ऐसा नहीं कहा खिलौने ने मुझे बुलाया, दीवार मुझे देख रही है। बच्चों का ब्रेन एजेंसी डिटेक्शन में बहुत स्ट्रांग होता है। इसीलिए कार्टून्स में जानवर बोलते हैं, खिलौने फील करते हैं, पेड़ दोस्त बन जाते हैं और चाइल्ड ब्रेन इसे नेचुरल मानता है। एडल्ट ब्रेन सेम हैबिट को अब पॉलिश कर देता है। अब यहाँ से गॉड का कंसेप्ट एक लेवल ऊपर जाता है। इनिशियली गॉड पावर, फिर गॉड फोर्स, फिर गॉड एजेंट और फिर गॉड पर्सन, जो सुनता है, जो गुस्सा होता है,
जो खुश होता है, जो पनिश करता है, जो रिवार्ड देता है, यानी गॉड बिल्कुल ह्यूमन जैसा हो जाता है। डिफरेंस सिर्फ इतना, गॉड इनविजिबल है और इमॉर्टल है। अब एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, अगर गॉड ऑल पावरफुल है तो उसे गुस्सा क्यों आता है? अगर गॉड परफेक्ट है तो उसे जेलिस क्यों होती है? अगर गॉड यूनिवर्सल है तो वो एक कम्युनिटी को स्पेशल क्यों मानता है? ये क्वेश्चंस डिसरिस्पेक्ट नहीं हैं, ये सिर्फ ये दिखाते हैं कि गॉड का करैक्टर ह्यूमन साइकोलॉजी से बना है। हम अपने इमोशंस, अपनी नीड्स, अपनी मोरालिटी गॉड पर प्रोजेक्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को साइकोलॉजी में कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, यानी अवतारवाद, यानी नॉन ह्यूमन चीज़ों को ह्यूमन क्वालिटीज़ देना। हम फ़ोन को बोल देते हैं आज स्लो है, हम कार को बोल देते हैं आज मूड ख़राब है, तो फिर यूनिवर्स को पर्सनैलिटी देना इतना अनयूजुअल कैसे? अब एक और इंटरेस्टिंग बात, जब चीज़ें अच्छी होती हैं गॉड लविंग लगता है, जब चीज़ें ख़राब होती हैं गॉड टेस्टिंग लगता है। हर सिचुएशन में गॉड का रोल एडजस्ट हो जाता है और इस एडजस्टमेंट से बिलीफ सर्वाइव करता है। ये समझना ज़रूरी है कि गॉड का आइडिया लॉजिक से ज़्यादा रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है। इंसानों को अकेला रहना मुश्किल लगता है, इसलिए गॉड एक इनविजिबल कंपेनियन बन जाता है, जो सुनता है, जो जज नहीं करता, जो छोड़कर नहीं जाता, एटलीस्ट फीलिंग लेवल पर। इस लेक्चर का मतलब ये नहीं है कि तुम गलत हो अगर तुम गॉड में बिलीव करते हो। इसका मतलब सिर्फ ये है कि तुम्हारा ब्रेन ऐसे ही काम करता है। बिलीफ स्टूपिडिटी नहीं है, बिलीफ ह्यूमन नेचर है। अब जिंदगी की शुरुआत की तरफ चलते हैं। जब आप पैदा हुए थे तब आपके दिमाग में गॉड, रिलीजन, बिलीफ, हेवन, हेल जैसे कोई आइडियाज़ नहीं थे। आपका ब्रेन उस समय एक खाली सिस्टम की तरह था। उस सिस्टम में धीरे धीरे डाटा डाला गया और वो डाटा आपने खुद नहीं चुना। वो डाटा आया फैमिली से, पेरेंट्स से, सोसाइटी से, कल्चर से। अब एक सिंपल सा सवाल सोचो, अगर आप किसी और देश में पैदा होते, किसी और फैमिली में, किसी और कल्चर में, तो क्या आप वही गॉड मानते जो आज मानते हैं? ज़्यादातर केसेस में आंसर होगा नहीं। और यही पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। बिलीफ अक्सर चॉइस नहीं होती, इनहेरिटेंस होता है। बचपन में बच्चा सवाल नहीं करता क्योंकि बच्चा पेरेंट्स पर डिपेंड करता है, फूड के लिए, सिक्योरिटी के लिए, सर्वाइवल के लिए। इसलिए बच्चा नेचुरली ये मान लेता है जो मम्मी पापा बोल रहे हैं वो सही ही होगा। इस स्टेज पर बिलीफ लॉजिक से नहीं बनता, बिलीफ ट्रस्ट से बनता है। अब सोचो, जब किसी बच्चे से कहा जाता है गॉड सब देख रहा है, गलत काम करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, अच्छा काम करोगे तो रिवार्ड मिलेगा, ये सिर्फ मॉरल टीचिंग नहीं है, ये बच्चे के ब्रेन में एक इनविजिबल वाचर सेट कर देता है। अब कोई देख रहा हो या ना हो, ब्रेन खुद ही कंट्रोल करने लगता है। इसलिए रिलीजन सिर्फ बिलीफ सिस्टम नहीं बनाता, वो एक बिहेवियर कंट्रोल सिस्टम भी बन जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग पैटर्न देखो, गॉड का आइडिया अक्सर फादर फिगर जैसे क्यों होता है? स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, डिसिप्लिनरी, प्रोटेक्टिव, अथॉरिटी वाला, क्योंकि बच्चे की लाइफ में पहली अथॉरिटी फादर या पेरेंट होता है। ब्रेन ने अथॉरिटी का जो मॉडल बनाया उसी मॉडल को गॉड पर प्रोजेक्ट कर दिया। अब एक और डीप पॉइंट, बचपन में बिलीफ के साथ इमोशन जुड़ा होता है। फेस्टिवल्स, प्रेयर्स, फैमिली के रिचुअल्स, फियर, लव, ट्रेडिशंस, ये सब मिलकर बिलीफ को सिर्फ आइडिया नहीं, मेमोरी बना देते हैं। और मेमोरी को लॉजिक से चैलेंज करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जब कोई अडल्ट होकर अपने बिलीफ पर क्वेश्चन करता है तो उसे सिर्फ कन्फ्यूज़न नहीं होता, उसे इमोशनल पेन भी होता है, क्योंकि बिलीफ के साथ उसकी माँ की आवाज़ जुड़ी होती है, उसका बचपन जुड़ा होता है, उसकी सेफ्टी फीलिंग्स जुड़ी होती है। इसलिए बिलीफ सिर्फ थॉट नहीं रहता, बिलीफ आइडेंटिटी बन जाता है। इस वजह से जब बिलीफ को चैलेंज किया जाता है तो दिमाग ऐसा फील करता है जैसे उसकी पर्सनल आइडेंटिटी पर अटैक हो रहा हो। लॉजिक से नहीं, इमोशन से रिस्पॉन्स आता है। अब एक ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन है, ज़्यादातर लोग कहते हैं मैं लॉजिकली गॉड में बिलीव करता हूँ, लेकिन सच ये है अधिकतर बिलीफ लॉजिकल नहीं होते। बिलीफ होता है इमोशनल, कल्चरल, फैमिली बेस्ड, और बाद में लॉजिक यूज़ होता है बिलीफ को डिफेंड करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि रिलीजन बेकार है, इसका मतलब ये है
रिलीजन ने ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझा और उसी साइकोलॉजी के रूल्स का यूज़ करके बिलीफ को जनरेशन से जनरेशन तक पास किया। अब हम उस पॉइंट पर आते हैं जहाँ ज़्यादातर लोग अंदर से थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। मौत, मृत्यु, यह एक ऐसा सच है जिससे इंसान भागना चाहता है लेकिन भाग नहीं पाता। इंसान अकेला ऐसा जीव है जिसे यह पता है कि एक दिन मैं मर जाऊंगा, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। कुत्ते को यह नहीं पता, पक्षी को यह नहीं पता, पेड़ को यह नहीं पता, लेकिन इंसान जानता है। और यही नॉलेज ह्यूमन ब्रेन के लिए सबसे भारी बोझ है। जरा इमेजिन करो, आप रात में अकेले बैठे हो, कोई मोबाइल नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, और अचानक यह थॉट आता है, एक दिन मैं नहीं रहूँगा, मेरा नाम, मेरी यादें, मेरी पहचान सब खत्म। इस मोमेंट पर ब्रेन शांत नहीं रहता, ब्रेन पैनिक करता है। इस पैनिक को साइंस में कहते हैं डेथ एंग्जाइटी। डेथ एंग्जाइटी का मतलब यह है कि ह्यूमन ब्रेन अपने कंप्लीटली ख़त्म हो जाने के आइडिया को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। ब्रेन चाहता है कंटिन्यूटी, मीनिंग, कंट्रोल, लेकिन मौत तीनों चीज़ें छीन लेती है। और यहीं से गॉड का कंसेप्ट सामने आता है। गॉड यह कहता है, तुम पूरी तरह ख़त्म नहीं होते, तुम्हारी सोल रहती है, तुम्हारी लाइफ का मीनिंग है, तुम अकेले नहीं हो। यह बातें साइंटिफिकली ट्रू है या नहीं, यह अलग बहस है, लेकिन इमोशनली ये बातें ब्रेन को शांति देती हैं। इसलिए गॉड सिर्फ क्रिएटर नहीं होता, गॉड बन जाता है डर का जवाब, अनिश्चितता का सहारा, मौत के खिलाफ एक ढाल। गॉड का आइडिया डेथ एंग्जाइटी के सामने एक मेंटल प्रोटेक्शन बन जाता है। एक बात नोटिस करो, जब लाइफ ठीक चल रही होती है, जब सब नॉर्मल होता है, तब फेथ अक्सर बैकग्राउंड में रहता है। लेकिन एक्सीडेंट के बाद, हॉस्पिटल के बेड पर, किसी अपने की मौत के बाद अचानक गॉड बहुत पास लगने लगता है, क्योंकि उस समय कंट्रोल हाथ से निकल चुका होता है। ह्यूमन ब्रेन को कंट्रोल खोना सबसे ज़्यादा डराता है, और गॉड यह फीलिंग देता है कि सब मेरे कंट्रोल में है, चाहे वह फीलिंग सच हो या नहीं। ब्रेन को इससे राहत मिलती है। अब रिलीजन की एक लाइन पर ध्यान दो, सब कुछ किसी रीजन से होता है, यह भी गॉड का प्लान है, यह एक टेस्ट है। इस लाइंस का काम क्या है? इनका काम है रैंडमनेस को सहने लायक बनाना। अगर ब्रेन माने कि यह एक्सीडेंट बस एक्सीडेंट है, तो पेन बहुत भारी लगता है, लेकिन अगर ब्रेन माने इसमें भी कोई मीनिंग है, तो पेन थोड़ी मैनेजेबल हो जाती है। इसलिए सफरिंग के समय गॉड बिलीफ स्ट्रांग हो जाता है। पेन बिना मीनिंग के सहन करना मुश्किल होता है, गॉड पेन को मीनिंग दे देता है। अब एक बहुत ज़रूरी क्लैरिफिकेशन, यह लेक्चर यह नहीं कह रहा कि गॉड सिर्फ डर से बना है, यह लेक्चर ये कह रहा है कि फियर ने गॉड बिलीफ को मजबूत बनाया। डर के बिना बिलीफ हल्का होता है, डर के साथ बिलीफ गहरा हो जाता है। और यहाँ से एक और चीज़ जुड़ती है, होप। जब डॉक्टर कहता है चांस कम है और फिर भी इंसान प्रे करता है, तो वह लॉजिक के खिलाफ नहीं जा रहा, वह होप को जिंदा रख रहा होता है। होप बिना गॉड के बहुत फ्रजाइल हो जाती है, गॉड होप को एक स्ट्रक्चर दे देता है। यहाँ तक हमने इंसान के दिमाग को इंडिविजुअल लेवल पर समझा, डर, डेथ एंग्जाइटी, कंट्रोल की ज़रूरत। अब यहाँ से हम एक बड़ा सवाल पूछते हैं, अगर बिलीफ सिर्फ पर्सनल कंफर्ट होता है, तो पूरी की पूरी सोसाइटीज़, ट्राइब्स और सिविलाइजेशंस कैसे बन गई? यहीं पर आता है एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। हजारों साल पहले इंसान अकेला नहीं रहता था, इंसान ग्रुप में रहता था, ट्राइब में, कम्युनिटी में। अकेले रहना सर्वाइवल के लिए खतरनाक था। ग्रुप का मतलब था सुरक्षा, खाना बांटना, बच्चों की रक्षा और एक दूसरे पर भरोसा। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ग्रुप तभी चलता है जब लोग रूल्स माने, एक दूसरे को धोखा न दें और ग्रुप के खिलाफ काम न करें। लेकिन हर समय कोई गार्ड, पुलिस या लीडर नहीं हो सकता था। तो सवाल यह था कि जब कोई इंसान देख नहीं रहा, तब भी लोग रूल्स को क्यों माने? यहीं से गॉड बिलीफ काम करता है। जब सोसाइटी कहती है गॉड सब देख रहा है, गलत करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, अच्छा करोगे तो रिवार्ड मिलेगा, तो क्या होता है, भले ही कोई इंसान न देख रहा हो, लेकिन ब्रेन फील करता है कोई तो देख रहा है, और यही फीलिंग बिहेवियर को कंट्रोल करती है। इसलिए रिलीजन
सिर्फ बिलीफ नहीं था, रिलीजन एक सोशल सिस्टम था, एक ऐसा सिस्टम जो बिना हथियार, बिना जेल, बिना पुलिस लोगों को डिसिप्लिन में रखता था। अब एक और ज़रूरी बात, जो ट्राइब एक ही गॉड को मानता था, एक जैसे रिचुअल्स करता था, एक जैसी स्टोरी सुनाता था, वह ट्राइब ज़्यादा यूनाइटेड होता था। यूनिटी इज इक्वल टू सर्वाइवल। जो ट्राइब इमोशनली और मॉरली जुड़ा था, वह लंबे समय तक जिंदा रहता। एवोल्यूशन ने ऐसे ग्रुप्स को एडवांटेज दिया। इसलिए बिलीफ सिर्फ ब्रेन की गलती नहीं है, बिलीफ एक ग्रुप सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है। अब एक सेंसिटिव पॉइंट, रिलीजन अक्सर कहता है हम सही हैं बाकी गलत है। आज यह बात नेगेटिव लगती है, लेकिन एंशिएंट टाइम में इसका मतलब हेट्रेड नहीं था, नफरत नहीं था। इसका मतलब था ये हमारा ग्रुप है, ये बाहर के लोग हैं। क्लियर बाउंड्रीज ग्रुप आइडेंटिटी को मजबूत बनाती हैं। अब मॉडर्न वर्ल्ड में यही मैकेनिज्म कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा करता है, लेकिन रिलीजन का ओरिजिनल पर्पस कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। ओरिजिनल पर्पस था कोहेजन, यानी लोगों को जोड़कर रखना, एकजुटता। रिलीजन ने सिर्फ डर नहीं दिया, रिलीजन ने मीनिंग दी। लाइफ के रूल्स स्टोरीज के जरिए सिखाए गए। ईमानदारी, त्याग, निष्ठा, अनुशासन। स्टोरीज इमोशन से जुड़ती हैं, इमोशन से सीख गहरी होती है। इसलिए रिलीजियस स्टोरीज सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, वे मॉरल ट्रेनिंग टूल्स होती हैं। अब एक ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन, मॉडर्न सोसाइटी में रिलीजन का रोल कम हुआ है, लेकिन बिलीफ पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। आज भी इंसान किसी न किसी बिलीफ सिस्टम से जुड़ता है। आइडियोलॉजी, नेशनलिज्म, पॉलिटिक्स या कभी कभी साइंस को भी रिलीजन की तरह ट्रीट करता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन मीनिंग और बिलोंगिंग छोड़ नहीं पाता। यह लेक्चर यह नहीं कह रहा कि रिलीजन अच्छा है या बुरा, यह लेक्चर ये कह रहा है कि रिलीजन क्यों एग्जिस्ट करता है। यह समझना ज़रूरी है। जब तक हम यह नहीं समझेंगे, तब तक बिलीफ पर सिर्फ लड़ाई होगी, समझ नहीं। अब तक हमने बिलीफ को साइकोलॉजी, एवोल्यूशन और सोसाइटी के लेवल पर समझा। अब हम सीधे ब्रेन के अंदर जाते हैं। यहाँ कोई फिलॉसफी नहीं, कोई धर्मशास्त्र नहीं, यहाँ बात होगी न्यूरोसाइंस की। सबसे पहले एक सवाल, जब कोई इंसान प्रेयर करता है या मेडिटेशन में बैठता है तो उसे शांति की महसूस होती है। क्या यह सिर्फ इमेजिनेशन है या ब्रेन के अंदर वास्तव में कुछ बदलता है? न्यूरोसाइंस कहती है जब इंसान प्रेयर या मेडिटेशन करता है तो ब्रेन के कुछ हिस्से ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और कुछ हिस्से शांत हो जाते हैं। फियर और एंजाइटी से जुड़े हिस्से धीरे धीरे कम एक्टिव होने लगते हैं और काम, फोकस और सेफ्टी से जुड़े हिस्से ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अब यहाँ एक ज़रूरी बात, ब्रेन यह नहीं देखता कि आप गॉड से बात कर रहे हो या दीवार से। ब्रेन बस यह देखता है कि आप सेफ फील कर रहे हो या नहीं। जब इंसान प्रेयर करता है तो उसे लगता है कोई सुन रहा है, मैं अकेला नहीं हूँ। यह फीलिंग ब्रेन को सिक्योरिटी सिग्नल देती है। इस सिक्योरिटी सिग्नल से ब्रेन में कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन। ये वही केमिकल्स हैं जो शांति, कंफर्ट, कनेक्शन और ट्रस्ट से जुड़े हैं। इसलिए प्रेयर के बाद हल्का सा अच्छा फील होता है। अब मेडिटेशन की बात करें। मेडिटेशन में इंसान फ्यूचर और पास्ट से थोड़ी देर के लिए कट जाता है। ब्रेन को कांस्टेंट सोचने से ब्रेक मिलता है। इस ब्रेक से स्ट्रेस कम होता है, ब्रीदिंग नॉर्मल होती है, हार्ट रेट स्टेबल होता है। ये सब प्योरली बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, कुछ ब्रेन स्कैन्स में देखा गया है कि जब इंसान डीप प्रेयर या डिवोशन में होता है तो सेल्फ आइडेंटिटी से जुड़ा ब्रेन एरिया थोड़ी देर के लिए स्लो हो जाता है। इससे इंसान को लगता है मैं डिसॉल्व हो रहा हूँ, मैं किसी बड़ी चीज़ का हिस्सा हूँ। इसी फीलिंग को लोग कहते हैं डिवाइन एक्सपीरियंस या गॉड से कनेक्शन। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, न्यूरोसाइंस यह नहीं कह रही कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। न्यूरोसाइंस कह रही है कि ब्रेन फेथ एक्सपीरियंस क्रिएट करने में सक्षम है। एक्सपीरियंस रियल होता है, फीलिंग रियल होती है, एक्सप्लेनेशन साइंटिफिक होती है। इसलिए जब कोई इंसान कहता है मैंने गॉड को महसूस किया है तो वह झूठ नहीं बोल रहा, उसका एक्सपीरियंस सच है, लेकिन एक्सपीरियंस का रीजन ब्रेन के अंदर होता है। अब समझो, फेथ को ब्रेन ने एक टूल की तरह यूज़ करना सीख लिया है। टूल किस लिए? स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए,
फियर से डील करने के लिए, लॉस को सहने के लिए, अनसर्टेनिटी टॉलरेट करने के लिए। इस सेंस में फेथ एक कॉपिंग मैकेनिज्म बन जाता है। जो लोग नियमित प्रेयर या मेडिटेशन करते हैं उनमें अक्सर देखा गया है स्ट्रेस कम, इमोशनल कंट्रोल बेहतर, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा। इसका मतलब यह नहीं कि बिलीफ साइंटिफिकली सही है, इसका मतलब यह है कि बिलीफ साइकोलॉजिकल इफ़ेक्टिव है। यही रीज़न है कि फेथ आज भी सर्वाइव कर रहा है। साइंस एडवांस हो गया लेकिन ह्यूमन ब्रेन अभी भी वही है। ब्रेन अब भी कंफर्ट चाहता है, मीनिंग चाहता है, कनेक्शन चाहता है। फेथ इन तीनों को एक साथ डिलीवर करता है। हर सोचने वाले इंसान के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, क्या फेथ और रीज़न हमेशा एक दूसरे के दुश्मन होते हैं या फिर दोनों एक साथ भी चल सकते हैं? अक्सर ऐसा बताया जाता है, या तो आप साइंस चुनो या फिर गॉड, या तो लॉजिक या फिर बिलीफ। लेकिन असल ज़िंदगी इतनी सिंपल नहीं होती। ह्यूमन ब्रेन बाइनरी में नहीं जीता। ह्यूमन ब्रेन कॉन्ट्राडिक्शंस के साथ जीना सीख लेता है। आपने देखा होगा कई साइंटिस्ट फेथ रखते हैं, कई डॉक्टर प्रेयर करते हैं, कई रैशनल लोग मुश्किल समय में गॉड को याद करते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि वे लॉजिक भूल जाते हैं? नहीं, इसका मतलब यह है कि ह्यूमन ब्रेन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टूल यूज़ करता है। जब सवाल होता है बीमारी क्यों है, तो साइंस काम करता है। लेकिन जब सवाल होता है इस पेन के साथ कैसे जिया जाए, तो फेथ काम करता है। साइंस एक्सप्लेनेशन देता है, फेथ कंसोलेशन देता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब फेथ एक्सप्लेनेशन देने लगे और साइंस कंसोलेशन देने की कोशिश करता है। जब फेथ कहता है इलाज की ज़रूरत नहीं, गॉड ठीक कर देगा, और जब साइंस कहती है तुम्हारा पेन मीनिंगलेस है, यही कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। बैलेंस्ड पोजीशन यह है कि साइंस से सवाल पूछो, फेथ से सहारा लो, साइंस से डिसीज समझो, फेथ से फियर संभालो। अब मॉडर्न वर्ल्ड में एक और इंटरेस्टिंग बदलाव हुआ है। पहले बिलीफ ज़्यादातर रिलीजन से आता था, आज बिलीफ कई और जगहों पर शिफ्ट हो गया है। आइडियोलॉजी, पॉलिटिक्स, नेशनलिज्म, सेलिब्रिटी कल्चर, सोशल मीडिया नैरेटिव्स। ह्यूमन ब्रेन को बिलीफ चाहिए, वह खाली नहीं रह पाता। अगर गॉड नहीं तो कोई और एब्सोल्यूट आइडिया। इसका मतलब यह नहीं कि बिलीफ बेकार है, इसका मतलब है बिलीफ हमारे नेचर का हिस्सा है। क्वेश्चन यह नहीं कि हम बिलीव करते हैं या नहीं, क्वेश्चन यह है कि हम किस तरह बिलीफ चुनते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि गॉड को मानना छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ कि अपने बिलीफ को समझो। जब बिलीफ अनकॉन्शियस होता है तो वह डेंजरस हो सकता है, जब बिलीफ कॉन्शियस होता है तो वह मैच्योर हो जाता है। बिलीफ तब प्रॉब्लम बनता है जब वह सवालों से डरता है, बिलीफ तब स्ट्रेंथ बनता है जब वह सवालों को झेल सकता है। क्या तुम्हारा बिलीफ तुम्हें ज़्यादा काइंड बनाता है? क्या वह तुम्हें दूसरों को समझने में मदद करता है? क्या वह तुम्हें फियर से बाहर निकालता है या फियर में बांधता है? अगर बिलीफ एम्पैथी बढ़ाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाता है और सोच को गहरा करता है, तो वह बिलीफ हार्मफुल नहीं है। लेकिन अगर बिलीफ हेट सिखाता है, क्वेश्चन रोकता है और डर फैलाता है, तो उस बिलीफ पर सोचना ज़रूरी है। और अंत में, अगर आपको यह पूरा लेक्चर सोचने पर मजबूर करने वाला लगा हो, अगर इसने आपको अपने बिलीफ को थोड़ा नए एंगल से देखने का मौका दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो बहस नहीं, समझ पसंद करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ हम आंसर देने से पहले क्वेश्चन पूछना सिखाते हैं। यह लेक्चर गॉड के खिलाफ नहीं था, यह लेक्चर गॉड के पक्ष में भी नहीं था, यह लेक्चर ह्यूमन ब्रेन के पक्ष में था। और शायद यही सबसे ऑनेस्ट जगह है जहाँ से फेथ और रीज़न दोनों को देखा जा सकता है। धन्यवाद।